सो हे व्हाट्सअप। और चलिए चालू करते हैं अपना ईसीजी से पूरा ख़त्म करेंगे अभी। और ये बहुत दिन से छूट गया था, मैं सोचा था कि मैं उस दिन ही बना दूंगा, लेकिन ईसीजी का छूट गया था। तो आज ईसीजी से लेकर के लास्ट तक करेंगे और पूरा ख़त्म करेंगे। उसके बाद बायो हैक कर लेंगे और बायो हैक करने के बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा कंप्लीट बायो हैक का, जिससे आप रिवीजन करिएगा। कंप्लीट बायो हैक का जिससे आप रिवीजन करिएगा। 100% एनसीईआरटी कवर होता है। एनसीईआरटी A to Z एनसीईआरटी होता है और कुछ एनसीईआरटी के बाहर का भी पॉइंट कवर हो जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ईसीजी को, और लगभग मेरे हिसाब से 45 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए ईसीजी और पूरा लास्ट तक डिसऑर्डर तक पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू प्रोबेबली फेमिलियर विथ दिस सीन वन टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो, जिसमें ये सब देखो, ये कहानी बस बताता है कैसे पी करता है, वो सब बताता है कि पी एज अ पेशेंट डज got cardiac arrest. This type of machine, electrocardiograph, is used to obtain an electrocardiogram ECG. ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. यानी देखो ये बोला क्या, तो ये बोला कि दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इंपॉर्टेंट है, मशीन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये होता है ग्राफ, जो ग्राफ ऑब्टेन होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। और जो मशीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मार्क कर लीजिए। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इसको मार्क कर लीजिए। उसके देखो ईसीजी इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ईसीजी क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। और तो हम लोग को अगर स्टैंडर्ड ईसीजी चाहिए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है ये वाला, तो हम लोग को क्या करना है, पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3, देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ देखो कि जो पेशेंट है उसको कनेक्ट करना होगा 3 इलेक्ट्रिकल लीड से। लीड यानी कि देखो क्या होता है, ऐसे मशीन एक इस टाइप का होता है, एक ऐसे तुम देखे होगे हाथ में ऐसे आके ना, मतलब एक क्लिप टाइप का होता है, आप देखे होंगे, लड़की लोग को ज़्यादा मालूम होगा, एक ऐसे क्लिप टाइप का होता है। ये ऐसे दबाने से जो है ना, इसको अगर दबा देंगे तो मतलब ये जाके हाथ में ऐसे फंस जाता है, ठीक है। जैसे क्लचर जिसको बोलते हैं ना, क्लचर टचर टाइप का, उस टाइप का ही रहता है। ये जाता है हाथ में ऐसे जाके 2 हाथ में लगा देते हैं और एक लेफ़्ट एंकल में हम लोग जाके उसको लगा देते हैं। तो अगर ये पेशेंट लेटा हुआ है, मान लो ऐसे है और ऐसे उसका ये है, तो ये वाला मान लो कि ये इसका लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो ये एक तो यहाँ पे लग जाएगा क्लिप, एक यहाँ पर लग जाएगा और एक लेफ़्ट एंकल पे यहाँ लगाया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास कर सके। और हार्ट के पास जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा ये लगाया जाता है अपना, इसके साथ क्या बोलते हैं, माने कि यहाँ पे भी एक वैक्यूम सील्ड लगाया जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो एक तार यहाँ लगा दिए, एक तार यहाँ लगा दिए, एक तार यहाँ लगा दिए, तो पूरा बॉडी जो है वो अपना इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी से जुड़ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा पास करके और पूरा ग्राफ निकाल देंगे, ठीक है, तब हार्ट का तुमको पता चलेगा। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि देखो, पेशेंट जो है वो कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 to each wrist and 1 to the left ankle, ठीक है, that continuously monitor the heart activity, ठीक है। फॉर ए डिटेल्ड इवोल्यूशन, देखो अगर हम लोग को डिटेल्ड इवोल्यूशन चाहिए हार्ट के फंक्शन का, तो मल्टीपल लीड्स अटैच टू द चेस्ट रीजन, यानी कि मल्टीपल लीड्स जो होंगे उसको अटैच करना होगा कहाँ, चेस्ट रीजन में। तो हियर वी विल टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी, हम लोग स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में बात करते हैं। तो ईच पीक ऑफ द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर P to T, यानी कि P Q R S और T, P Q R S T, ठीक है, दैट करस्पॉन्ड्स टू ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टू द हार्ट, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, 1000 बार पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम में बहुत बार, कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पी वेव रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, यानी कि क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया रिप्रेजेंट करता है कौन, पी वेव, ठीक है। विच लीड टू, इससे क्या होता है, लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्ट्रिया, यानी कि आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स होता है, ये वाला जो पूरा ये वाला पार्ट है ऊपर का, इसको बोलते हैं QRS, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी यहाँ पर जो होगा दोनों वेंट्रिकल को इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट होता है शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। देखो शॉर्टली आफ्टर क्यू का क्या मतलब है, यहाँ पे ग्राफ तुम देखा कि देखो द कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, मान लो ये तुम्हारा हार्ट है, यहाँ पर 2 आर्टरिया लगा हुआ है, ये 2 वेंट्रिकल है, तो ये दोनों वेंट्रिकल एक साथ ऐसे पिचकेगा,
ठीक है, पिचकेगा, दोनों वेंट्रिकल इधर इधर से पिचका, ठीक है। और जब पिचका तो इसमें जो होता है, इसमें देखो क्यू वेव जो होता है यही बताता है द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू, यानी कि जैसे ही क्यू स्टार्ट होता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है। यानी कि सबसे पहले पी वेव ऐसे हो के आया आर्टेरिया का सिस्टोल, फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, आर्टेरिया का माने कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया यहाँ पर, फिर कॉन्ट्रैक्शन जब आर्टेरिया का हुआ यहाँ से, फिर उसका नॉर्मल आया, फिर उसका शॉर्टली आफ्टर क्यू, यानी कि ये क्यू वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से फिर स्टार्ट होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यानी शॉर्टली, यानी कि यहाँ देखो टाइम लगा नहीं, ये वाला ये टाइम जो लगा इसी के लिए बोल रहा है कि शॉर्टली आफ्टर क्यू। फिर उसका क्यू के शॉर्टली थोड़ा देर के बाद एक यार आर पकड़ लेगा पीक, फिर उसके बाद आ जाएगा एस पे, फिर उसके बाद एस से आके फिर ऐसे, और फिर यहाँ पर टी वेव बनेगा, फिर ऐसे ही आगे जाके फिर पी वेव बनेगा। तो देखो फिर उसके बाद क्या बोलता है कि द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल का बिगनिंग को मार्क करता है। सिस्टोल यानी कि कौन सा सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल, ठीक है, आर्ट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल यहाँ पे पूरा लिखना चाहिए इसको कि हाँ आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल। और कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी वेंट्रिकल सिस्टोल, सॉरी यहाँ पे उल्टा बोल दिया, आर्ट्रियल सिस्टोल तो यहाँ होगा और यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, यानी कि दबाना, वेंट्रिकल का दबाना। यहाँ सिस्टोल लिख लो कौन सा, वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। उसके बाद देखो द टी वेव रिप्रेजेंट, टी वेव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी रिपोलराइजेशन। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। यानी कि देखो अब देखो फिर से देखो, जो टी वेव है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। बस इतना ही है, बस पी क्यू आर एस और टी, पी क्यू आर एस और टी पढ़ना है हमको, ठीक है। ऑब्वियसली बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। Since the ECG obtained from different individual have roughly the same shape of the given lead configuration, any deviation from this shape indicate a possible abnormality or disease. Hence, it is called it is of great clinical significance. देखो अब फिर से समझो एक बार, फिर से पी वेव ये सबको ध्यान से समझना है इस बार, ठीक है। पहले देखो टी वेव को मैं पहले बता देता हूँ। तो देखो टी वेव तक जो है ना इसको ढंग से मैं बताता हूँ। देखो पी वेव में क्या होता है, पी वेव में जो है जैसे तुम्हारा ऊपर ये दिल है, ठीक है, इसमें ऊपर आर्टरिया होता है और नीचे में वेंट्रिकल होता है। तो पी वेव में ये जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे मैं कॉन्ट्रैक्ट को बता रहा हूँ कि आर्टरिया जो है कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल, ठीक है, और रिलैक्सेशन का मतलब होता है डायास्टोल, ठीक है, रिलैक्सेशन का मतलब होता है डायास्टोल, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हुआ आर्टरिया का सिस्टोल, ठीक है, ये आर्टरिया हुआ सिस्टोल कहाँ पर, तो उसकी वजह से क्या बना, पी वेव बना, यानी ये बन गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तुम्हारा वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, ठीक है, वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है क्यू आर एस में। तो जैसे ही क्यू स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पर क्यू जो है ये स्टार्ट होता है तो शॉर्टली आफ्टर क्यू, यानी कि थोड़ा सा क्यू में समय लगता है और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पर क्यू आर एस में क्या हुआ, वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ, यानी कि ये दबा, और फिर ये दबा, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जब दब गया फिर उसका ये रिलैक्स होगा, यानी ये बाहर निकलेगा। तो ये जब बाहर निकलेगा इसी को रीपोलराइजेशन बोलेंगे, पहले यही बाहर निकला ना, इसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन हो गया किसका, वेंट्रिकल्स का। तो वेंट्रिकल और रीपोलराइजेशन में टी वेव बन जाता है आराम से, ठीक है। ये होगा तुम्हारा पूरा टी वेव तक का मैंने बात बता दिया। और उसके बाद देखो हम लोग क्या बता सकते हैं, अगर मान लो क्यू आर एस को हम लोग काउंट कर लेते हैं, अगर मान लो क्यू आर एस को हम लोग काउंट कर लिए बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यानी कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को हम लोग काउंट कर लिए, तो एक टाइम पीरियड में, गिवन टाइम पीरियड में, तो हम लोग उसका हार्ट बीट रेट बता सकते हैं। कैसे, तो जितने बार क्यू आर एस बनेगा उतना ही बार ना वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। और हार्ट बीट कैसे इससे निकलता है, दबने से, माने कि उसकी वजह से ही हार्ट बीट निकलता है। तो हम लोग क्यू आर एस को ही काउंट करके बता सकते हैं कि हाँ कितना हार्ट बीट इसका हुआ है, क्योंकि सबसे आसान है क्यू आर एस को ही देखना है। देखो ना कितना पीक बन रहा है। और देखो अगर हार्ट अटैक होता है ना, तो ये वाला पीक और ऊपर चला जाता है। जब ऊपर चला जाता है इसका मतलब है कि इसमें समय ज़्यादा लग रहा है वेंट्रिकल सिस्टोल में, यानी कि अब तुमको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है, हो रहा है, समझे। उसके बाद देखो उसका देखो सिंस ECG ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप कैन लीड टू सेम लीड कॉन्फ़िगरेशन एंड एनी डेविएशन फ्रॉम दिस सेट इंडिकेट पॉसिबली इन, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, बीमारी सब कुछ हो सकता है, ऐसे ही बताता है। तो इसका ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ऐसा ही बता रहा है, बस हो गया, उतना ही बात है ECG का। अब देखो डबल सर्कुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखो। डबल सर्कुलेशन होता है द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली टू अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल, इसको बोलते हैं
यानी कि आर्टरी और वेन से इसको हम लोग बोलेंगे डबल मैंने सर्कुलेशन। एक ब्लड वेसल से घूम घूम के ब्लड वापस हार्ट में आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। ठीक है, तो बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ईच आर्टरी और वेन में कितना लेयर होता है? 3 लेयर। एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथेलियम, जिसको हम लोग ट्यूनिका इंटीमा कहेंगे। सब मार्क करते हुए चलना है। ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। इनर जो होगा वो हो जाएगा स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एंडोथेलियम का, जिसको ट्यूनिका इंटीमा कहेंगे। मिडिल वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स का, जिसको हम लोग ट्यूनिका मीडिया कहेंगे। और एक्सटर्नल लेयर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का हो जाएगा विथ कोलेजन फाइबर्स, इसको हम लोग ट्यूनिका एक्सटर्ना कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बना दूँ तुम्हारा, मान लो कि ये मैं बना रहा हूँ, देखो गौर से, तो इसमें जो होगा ना, इसमें होगा ये स्मूथ मसल। ये 3 लेयर तुमको दिख रहा होगा, ये बाहर का, ये मिडिल लेयर और ये अंदर का लेयर, समझे? 3 लेयर तुमको दिखता है। अगर बहुत ज़्यादा ही मैं जूम करके बनाऊंगा तब यहाँ पे क्लियर बन पाएगा। ये क्या हो रहा है, मान लो कि मैं सिर्फ बाहर का तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये हुआ। उसके बाद देखो एक और छोटा सा ऐसा बनेगा, ये देखो ये बनेगा। ऐसा दिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं तो नहीं भी दिखाता। मान लो ना कि ऐसा ही है। उसके बाद देखो एक तीसरा भी बनेगा अंदर में, एक ये बना और एक फिर से ये बनेगा। ये बनेगा, समझो? ये बनेगा। तो तुमको क्या पता चला? तुमको पता क्या चला? ये देखो, ये होगा नहीं, छोड़ो, हटाओ। मैं बता रहा हूँ तुमको पता क्या चल रहा है। देखो ये वाला मिडिल लेयर है, ठीक है, ये वाला आउटर लेयर है, ये वाला आउटर लेयर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले? इसको हम लोग बोले ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ट्यूनिका टी एक्सटर्ना मैं बोल देता हूँ। ये एफ टाइप का हो गया है, टी एक्सटर्ना। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। बीच वाला में ट्यूनिका मीडिया, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा? ट्यूनिका इंटीमा। तो ऐसा ही होता है। बस इतना ही मुझे बताना था तुमको, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मैं टाइम पास कर दिया, मुझे अभी ध्यान आ रहा है। तो हाँ मिटाओ इसको। हाँ देखो, ट्यूनिका इंटीमा, उसका देखो, तो ट्यूनिका मीडिया इज़ कंपैरेटिवली थिन इन वेन्स। ये बस याद रखने वाला लाइन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो थिन होता है वेन्स में। ठीक है, इसलिए वेन काटने में, वेन जब कट जाता है ना, अगर मान लो वेन कट गया तो ये थिन होता है, और थिन के चक्कर में क्या होता है, वहाँ पे बंद हो जाता है। ठीक है, और आर्टरी काट लोगे ना तो बंद ही नहीं होगा, इसलिए तुम मर सकते हो आर्टरी काटने पे। तो याद रखना, कभी भी नस काटना है तो वेन काटना है। ठीक है, उसका देखो, एज मेंशन्ड अर्लियर द ब्लड पम्प्ड बाई राइट वेंट्रिकल इंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी, वेयर एज लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ब्लड इनटू द आर्टा। ठीक है, ऐसे मजाक था ये, हाँ, सीरियस कोई नहीं लेगा। ये खान साहब मजाक कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं होता है, कैपिलरी नस काटना ही नहीं है भाई, दूसरों के चक्कर में अपना बर्बादी क्यों करना है। दिस इज़ बिजनेस समझो, अपना बर्बादी नहीं करना चाहिए कभी भी, है नुकसान अपने आप को करोगे। हैं इतना खा पी के बड़े हुए हो, इसके लिए मरने के लिए कुछ करोगे तब ना मरोगे, तब मजा आएगा। कि कुछ करके मरे, 10 लोग आके बोल रहा है कि अरे बहुत अच्छे आदमी थे यार, ऐसा बोले हाँ, बुढ़ापा में एकदम 90 80 100 150 साल के हो जाए उसके बाद। ठीक है, उसका देखो, एज मेंशन्ड अर्लियर द ब्लड पम्प्ड बाय राइट वेंट्रिकल इंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी, वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स द ब्लड इनटू द ऑर्टा। यानी कि जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं किसमें, कार्डियक साइकिल में, कि जो ब्लड पम्प्ड होता है राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। इसमें कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सी ब्लड। वेयर एज लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप होता है ब्लड इनटू द ऑर्टा, ऑर्टा में जाके पंप होता है। ठीक है, ऑर्टा, इसको ऑर्टा ही पढ़ते हैं, इसी से ऑर्टा से ही ये मदर होती है। मदर किसकी? आर्टरीज की मदर, आर्टरी की मदर होती है, क्योंकि इसी से सारा आर्टरी निकलता है, सारा आर्टरी का जन्म यहीं से होता है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन द लंग्स फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये सब उसमें लिखा हुआ है, तो इसको मार्क करने का जरूरत नहीं है। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। और द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द ऑर्टा इज कैरिड बाय अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टरियोस एंड कैपिलरीज टू द टिश्यू from where the deoxygenated blood is collectively collected from the system of veins, veinlet, venules, veins and vena cava and emptied into the right atrium. This is called the systemic circulation. तो ये दोनों मार्क करना जरूरी है। क्या देखो, फिर से समझो, क्या समझो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
जो कि पम्प्ड इनटू कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी, ये पास होता है, पास्ड ऑन टू द लंग्स, लंग्स को पास होता है, जहाँ से द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और ये पाथवे को हम लोग कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटरिंग द ऑर्टा इज कैरिड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरी, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज टू टिश्यू फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेन्स, वीना कावा एंड एम्प्टीड इनटू द राइट एट्रियम। इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन था, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन था, ठीक है। उसके बाद देखो, द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू एंड टेक्स CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फ्रॉम द एलिमिनेशन, अवे फॉर एलिमिनेशन। देखो क्या बोल रहा है, सिंपल सा बात ये बोल रहा है कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है ये प्रोवाइड करता है क्या चीज़, न्यूट्रिएंट, O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू, और टेक करता है, क्या टेक करता है, तो CO2 और अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फॉर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के लिए ले लेता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन से ही, पल्मोनरी में थोड़ी ना कुछ होगा, पल्मोनरी तो बस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाला काम करता है कि हाँ अच्छा ब्लड ले लेता हूँ, ख़राब ब्लड दे के ऑक्सीजनेटेड करा देता हूँ, यही काम है बस पल्मोनरी वाले का। बाकी सारा काम जो होता है वो सिस्टमिक का ही होता है, मोस्टली काम अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन ही करता है। फिर ए यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर, इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ पे होता है, तो वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन कहाँ पर, डाइजेस्टिव ट्रैक, कहाँ पर, तो डाइजेस्टिव ट्रैक, बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर, इसको बोलेंगे हिपैटिक। देखो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो इसमें क्या होता है ना कि मान लो कि ग्लूकोज वाला ब्लड है, हाई ग्लूकोज है, ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो ये दिल के पास जाएगा, अगर हार्ट के पास जाएगा तो भाई साहब समझ रहे हो कितना खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि इस ग्लूकोज को रख लेना है। तो बीच में हम लोग क्या करते हैं कि लंग्स लगा देते हैं, जो आया उसको हम लोग क्या किए, पहले बोले कि ना भाई लंग्स में आ जाओ पहले, तो लंग्स में आ गया, फिर लंग्स से ओरिजिनेट होगा वो जाएगा उसके पास। यानी ये सिर्फ किसके लिए होता है, मान लो जो बनाता है खाना उसी के लिए ना होगा, वही जो खाना वाना बनाता है उसके लिए है कि पहले जाएगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में और फिर उसके बाद जाएगा अपना हार्ट में, यही बात है। द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज़ डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो क्या बोला कि हिपैटिक पोर्टल वेन जो है ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर बिफोर इट इज़ डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। ए स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। तो एक हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा, अब देखो ये बात तो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये इतना ही तक था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब नया बात चालू हुआ, तो देखो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में एक याद रखना कि इंटेस्टाइन से लेता है, यानी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होगा, मान लो कि यहाँ पर इंटेस्टाइन है ये सब, ठीक है, ये इंटेस्टाइन है, ऐसे ही बना रहता है, ऐसे ही ऐसे बना रहता है। इससे क्या होगा, इससे जो ब्लड निकलेगा ये कहाँ इंटर करेगा, पहले लीवर में इंटर करेगा, और लीवर में इंटर किया उसके बाद लीवर से कहाँ चला गया, हार्ट में, ठीक है, उसके बाद हार्ट में जाएगा। मैंने मैं जान रहा हूँ इधर से जाएगा, ठीक है, बाकी ऊपर से जाता है, यहाँ से राइट एट्रियम से जाता है, मैं गलती से कर दिया हूँ भाई, अब बार बार इसी के लिए बोलोगे हैं, ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक। ये हुआ, इसको मैं ऊपर से ऐसे नचा के यहाँ पे फेंक दिया, ठीक है। इसके थ्रू जाता है, इंटेस्टाइन से जाता है, तुमको पता चला कि लीवर में, और लीवर के बाद उधर जाएगा। उसके बाद देखो एक स्पेशल, अब बात हो रहा है दूसरा चीज़ का, किसके बारे में, कार्डियक वाला का। तो एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। यानी देखो क्या बोल रहा है कि अब मान लो कि सबका तो बेचारा हार्ट काम कर ही दिया, अब सबके लिए हार्ट काम कर दिया, अपने लिए क्या करेगा, हैं, कुछ तो कुछ करेगा ना भाई, मर जाएगा नहीं तो उसको भी तो ऑक्सीजनेटेड, उसको भी तो ब्लड चाहिए, वो भी तो है, वो भी तो इंसान है, उसको भी कुछ चाहिए ना, उसकी भी ज़रूरतें हैं। ऐसा हार्ट बोलता है मेरी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं, मैं भी तो इंसान हूँ, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं अपने लिए एक पाइप लगा देता हूँ जो कि मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा और वापस से मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा और फिर मुझे आर्टा के थ्रू अच्छा ब्लड ले आके फिर से देगा, तो मैं अच्छे से पंपिंग वम्पिंग सब करूँगा, मुझे भी तो भोजन चाहिए क्या। तो इसीलिए उसके लिए एक स्पेशल बनाया जाता है कार्डियक मस्कुलेचर वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, कोरोनरी सिस्टम इसको बोल देते हैं। वो हिपैटिक सर्कुलेशन था, ये कोरोनरी सर्कुलेशन है। तो देखो यही बात रहा तुम्हारा पूरा। अब इसको देखो फिर से समझो, गौर से समझो, देखो क्या समझो, ये वाला ये डायग्राम समझ जाओगे ना तो समझो बहुत चीज़ समझ गया। यही मैं बनाने का कोशिश कर रहा था, जो मुझसे नहीं बन पाया, गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, तो खैर छोड़ो इस बात को। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, इसका एरिया भी लिख लो, बहुत ज़रूरी है ये सब लिखना। इतना तुम अगर लिख लोगे ना, ये कहाँ पर होता है बताओ, ये आप पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन वाला ये जो काम है ये कहाँ किस जगह पे होगा,
तो कहाँ एब्डोमिनल कैविटी में होगा। एब्डोमिनल कैविटी लिख दूँ क्या, एब्डोमिनल कैविटी नहीं लिख सकता हूँ ना। एब्डोमिनल कैविटी ऊपर वाला कौन सा होता है, ऊपर वाला क्या, एयर टाइट कौन सा, थोरैकिक चैम्बर, थोरैकिक कैविटी में होता है, ठीक है, कैविटी में। और बाकी ये सब जो होता है ये सब में होता है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन ये जो होता है ये थोड़ा सब में होता है, बाकी सब जगह ये थोरैकिक कैविटी में ही होगा, ये याद रखना है तुमको, ठीक है। उसके बाद देखो गौर से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये राइट एट्रियम है, ये दिख रहा होगा तुमको राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम में जो है, राइट एट्रियम में सबको ही ले आके दे रहा है अपना, ठीक है। और ये मत समझ लेना कि ये यहाँ से आ गया तो राइट एट्रियम से आया, नहीं, ये राइट वेंट्रिकल से गया है। ये डायग्राम जो है ना नीचे से है, यहाँ पे ऊपर दिखा दिया है। तो थोड़ा सा इसको जूम करके अच्छे से समझोगे ना तो देखो ये वाला राइट एट्रियम है, इसमें खून आ रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो सबसे पहले मैं ये समझूंगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया कहाँ, लंग्स में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू मन लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में। फिर लंग्स में बना ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग्स से निकला पल्मोनरी वेन, और ये कहाँ गया, लेफ्ट आर्टरी में। अब लेफ्ट आर्टरी में गया, फिर लेफ्ट आर्टरी में ब्लड गया नीचे, नीचे से चला गया ऑर्टा में, अब ऑर्टा से कहाँ गया, नीचे, यानी सब जगह गया, यानी कि पूरा बॉडी टिश्यू में चला गया। फिर टिश्यू बॉडी पार्ट्स में गया, फिर यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, O2 नीचे और CO2 अंदर, CO2 अंदर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा सिस्टमिक, अब गंदा खून लेके जा रहा है तो वेन, सिस्टमिक वेन या फिर वीना कावा भी मैं इसको लिख सकता हूँ, वीना कावा, वीना कावा। अब ये वीना कावा कहाँ गया, राइट एट्रियम में। तो यही था तुम्हारा पूरा सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन की, हाँ 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार लंग्स के थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा एक सिस्टमिक सर्कुलेशन पूरा बॉडी में, ठीक है। ये होगा तुम्हारा बात। उसके बाद देखो वेन्स जो होता है उसमें क्या लिखा था कि जो मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर जो होता है थिन होता है, कंपेरेटिवली थिन होता है। ये देखो ना कितना ये पतला, बस इतना ही है ये मिडिल लेयर, ये जितना रेड रेड दिख रहा है ना इतना ही है मिडिल लेयर। और ये यहाँ पे ये देखो कितना मोटा है मिडिल लेयर। और तुम खुद समझ जाओ कि भाई कौन सा ज़्यादा होता है, बताओ। तुमको चौड़ाई दिख रहा है, ये वाइट वाला पट्टी ये कितना है, वाइट वाला जो है ये चौड़ा है ना, तो कहाँ पे ज़्यादा हुआ, ये आर्टरी है और ये वेन है, तो वेन में मिडिल लेयर होता है कम, ठीक है, और आर्टरी में होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद देखो कैपिलरी जो हो गया ये ऐसे दर्शाया गया है, ये लूमेन होता है इसका, ये स्मूथ मसल है, ये वेन लिखा हुआ है, यहाँ पे बॉडी पार्ट लिखा हुआ है, ये लूमेन लिखा हुआ है, ये आर्टरी का है, और यहाँ स्मूथ मसल है। ये हार्ट हो गया, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ये डॉर्सल ऑर्टा हो गया, ये लिख लेना है, याद कर लेना है, डॉर्सल ऑर्टा, डॉर्सल ऑर्टा, ये वीना कावा जिसको ग्रेट वेन्स बोलते हैं, ग्रेट वेन्स बोलते हैं, वीना कावा को ग्रेट वेन्स बोलते हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन, और यहाँ पर लंग्स, क्योंकि डायग्राम बायोहैक में देता है तो उसको याद करके रखना ही पड़ेगा ताकि हमको याद रहे। उसके बाद आ जाओ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी के रेगुलेशन कैसे होता है, तो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय ए स्पेशलाइज्ड मसल जो कि नोडल टिश्यू होता है, हेंस हार्ट इज मायोजेनिक। इसी की वजह से हार्ट जो है मायोजेनिक होता है, किसकी वजह से, नोडल टिश्यू की वजह से हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, क्योंकि वो होता है ऑटो रेगुलेटेड, यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी, अपने इंस्टिंक्ट से ही वो रेगुलेट हो जाता है, ठीक है, ये बात बोला। उसके देखो स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ANS के थ्रू क्या करता है कि स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगेटा में जो मॉडरेट करेगा कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग मार्क करते हैं, देखो कैसे, एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है, कहाँ पर, मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर एक स्पेशल न्यूरल सिस्टम है जो क्या करता है, कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन, कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करता है थ्रू किसके थ्रू, तो ANS के थ्रू, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या करता है, कार्डियक फंक्शन को मतलब कि मॉडरेट माने कि रेगुलेट करता है, ठीक है। उसका देखो न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्व्स यानी कि पार्ट ऑफ ANS कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। यानी कि क्या बोला कि न्यूरल सिस्टम जो हम लोग को सिंपैथेटिक नर्व से मिलेगा जो कि पार्ट है ANS का, वो इंक्रीज कर सकता है क्या, हार्ट बीट इंक्रीज कर सकता है, अपना स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट अपना बिगड़ सकता है या फिर बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अब पैरासिम्पैथेटिक की बात होगी, तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल जो होगा अनदर कंपोनेंट है किसका, ANS का ही, वो डिक्रीज करेगा रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। और एड्रेनल मेडुला हार्मोन कैन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। एड्रेनल मेडुला वही जो अगर कुत्ता पड़ जाए तुम्हारे पीछे क्या रिलीज होगा, एड्रेनलिन, भागोगे एकदम, क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है ये, फाइट एंड फ्लाइट,
यानी भागोगे कुत्ते की तरह भाई, एकदम कि भाई कुत्ता है पीछे, समझे। यही बोल रहा है कि सिंपैथेटिक वाला जो है एएनएस का पार्ट है, और ये क्या कर सकता है, इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट को, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, और उसके वजह से कार्डियक आउटपुट को। और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो अनदर कंपोनेंट होता है एएनएस का, जो कि डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ हार्ट बीट को, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। फिर बात करते हैं एड्रेनल मेडुला हार्मोन कैन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन जो होता है वो भी इंक्रीज कर सकता है कार्डियक आउटपुट को। अब बात करते हैं हम लोग डिसऑर्डर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स देखो, जैसे हाई बीपी, ब्लड प्रेशर तुम सुने ही होंगे, हाइपरटेंशन बोलते हैं इसको, जिसका हाई बीपी होता है, जो बहुत लोगों को होता है हाई बीपी, ठीक है, उसकी वजह से बहुत बीमारी बहुत भयंकर होता है, ठीक है, तो उसको दवाई खाना ही पड़ता है। हाई बीपी हो गया जिसको लोग बोले हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक टर्म है किसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, दैट इज़ हायर देन नॉर्मल, यानी 120/80 से हायर होगा। तो इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg millimeters of mercury pressure is systolic or pumping pressure and 80 is diastolic or resting pressure. If repeated check of blood pressure of an individual is 140/90 or higher, it shows hypertension, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो इफेक्ट द वाइटल ऑर्गेन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी, ठीक है। यानी कि क्या बोला, देखो समझो बात को समझो। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो इफेक्ट वाइटल ऑर्गेन, जैसे कि ब्लड और किडनी, ब्रेन और किडनी को भी ये इफेक्ट कर सकता है हाई बीपी, ठीक है। अब बीपी हाई होता है ना, बहुत दिक्कत हो जाता है। अब ऐसा नॉर्मल भाषा वाला बीपी हाई नहीं कि अरे भाई बीपी हाई मत करो यार, अब गुस्सा आ गया तो बीपी हाई मत करो तुम अपना, ऐसे नहीं। तो ये हुआ देखो। अब देखो 120 जो है उसको हम लोग सिस्टोलिक और पंपिंग बोले थे, और 80 वाला जो पार्ट था उसको हम लोग रेस्टिंग ऑफ प्रेशर बोले थे। अगर रिपीटेड चेक के बाद ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर रिपीटेड चेक के बाद ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल 140/90 से ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि उसको हाइपरटेंशन है, नहीं तो नहीं है। उसके बाद आ जाओ दूसरा डिजीज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कैड बोलते हैं इसको, कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर्ड टू एथेरोस्क्लेरोसिस में लगातार इसको प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसको हम लोग बोलते हैं ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस। इफेक्ट करता है वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, यानी कि हार्ट मसल को जो ब्लड सप्लाई करता है उसको ये दिक्कत करता है, ठीक है। उसके बाद देखो कॉज बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक द लुमेन ऑफ द आर्टरी नैरोअर। इसकी वजह से यानी कि आप तुमको बर्गर, पिज्ज़ा, मोमो छोड़ना पड़ेगा, ऐसा ये बोल रहा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादातर ओल्ड लोग में होता है, ठीक है, अपने में नहीं होता है। देखो इसमें क्या हो गया कि वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल, ये जो वेसल हार्ट मसल को सप्लाई करता है, ठीक है, हार्ट मसल को जो ब्लड सप्लाई करता है वो वाला कौन सप्लाई करता है, बोलो ना, कौन सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी ऐसा। तो उसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, फैट का, कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से नैरो हो जाता है। लुमेन जब नैरो हो जाता है, लुमेन तुमको यहाँ पे दिखाया हो ना, ये देखो ये लुमेन तो एक और बेचारा पहले से ही पतला है आर्टरी का, उसके बाद इसमें तुम और कचरा जमा कर दो कि और पतला हो जाए तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर बढ़ता है, या फिर एरिया घटता है तो प्रेशर बढ़ता है, ये तुमको पता होना चाहिए, समझे। उसके बाद देखो अब बात करते हैं एंजाइना का। एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं इस बीमारी को। इट इज़ कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। देखो लिखा भी है यहाँ पे, मेरे को याद नहीं था कि ये यहाँ पे लिखा है कि नहीं, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। इस सिम्टम ऑफ, अरे यार इस लोड क्यों नहीं लेता है, हाँ, एंजाइना पेक्टोरिस अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन appears when no enough oxygen is reaching to the heart muscle, ठीक है। angina can occur in men and women of any age but more common among the middle aged or elderly, occurs due to condition that affect the blood flow। देखो एंजाइना पेक्टोरिस में तुमको होता क्या है, ये एक एक्यूट चेस्ट पेन है, यानी कि दर्द होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी हो गया है तुमको। अब ऑक्सीजन के कमी की वजह से तुमको जो हो रहा है चेस्ट में दर्द हो जा रहा है, क्यों ऑक्सीजन का कमी, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम है, माने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम है, तो कम की वजह से तुमको क्या होगा,
कम की वजह से और दिक्कत होगा। इसीलिए क्या होता है, एंजाइना में तुम्हारा अगर इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो वहाँ पे ब्लड का सप्लाई कम हो जाएगा, उसकी वजह से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा धक धक करने की वजह से तुमको चेस्ट पेन होने लगता है। और ये ज़्यादातर मिडिल एज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मिडिल एज यानी ये टीनेज नहीं, मिडिल मतलब बुढ़ापा, 40 से ऊपर, 35 से ऊपर मानो, 35-40 से ऊपर उन लोगों को ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद देखो हार्ट फेलियर, ये कौन नहीं जानता होगा, मैं खुद मैं पूछना चाहता हूँ, ये सबको जानता होगा। देखो हार्ट फेलियर का मतलब होता है स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। यानी देखो क्या बोलता है, हार्ट फेलियर मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। यानी कि जी उस समय जब हार्ट जो है यानी कि उतना नहीं कर पाता है, मान लो कि तुमको 720 नंबर का टेस्ट है और तुमको 550 नहीं ला पाए तुम, इस बार तुम्हारा नहीं हो पाया तो तुम क्या हो गए, फेल हो गए। तो यही बोल रहा है कि उतना सप्लाई का ज़रूरत था, 550 नंबर का ज़रूरत था, लेकिन वो ला पाया बेचारा 500 ही नंबर, तो वो एक तरीके से फेल ही हो, भले बहुत ज़्यादा नंबर है लेकिन वो क्या हुआ, फेल हुआ। क्यों? क्योंकि उसको कॉलेज नहीं मिला। इसी की वजह से देखो यहाँ क्या हुआ कि हार्ट फेलियर यानी कि स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड, वो ब्लड पंप नहीं कर रहा है इफेक्टिवली जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर रहा है टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज़ वन ऑफ द मेजर सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। यानी कंजेशन होने लगता है लंग्स में, ठीक है। हार्ट फेलियर इज़ नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट रुक जाता है, या फिर हार्ट अटैक में क्या हो जाता है, व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाई इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। समझे, तीनों अलग चीज़ है। कौन? हार्ट फेलियर, हार्ट कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, तीनों अलग अलग चीज़ है। तो मेनली क्या होता है मेनली लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है, लेकिन तुम लोग क्या बोलते हो, अरे हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक अलग चीज़ है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है, तीनों अलग चीज़। तो कार्डियक अरेस्ट मैं मार्क कर दे रहा हूँ, कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट अटैक यानी कि हार्ट मसल सडनली डैमेज बाई इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। यानी हार्ट अटैक में जिसमें लोग बच जाते हैं ना, उसमें यही होता है, और जो मर जाते हैं तब उसमें हार्ट जो होता है बीटिंग स्टॉप कर देता है, यानी कार्डियक अरेस्ट हो गया, गए, अब ख़त्म। तो यही होता है हार्ट फेलियर जो है, सबके बारे में मैं बता चुका। अब एक बार समरी पढ़ लेते हैं, और समरी पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे बायोहैक सीधा एक बार में पूरा, तो वो आएगा अगले वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में मैं नहीं करूँगा क्योंकि अगले वीडियो में मैं पूरा बायोहैक एक साथ ही कराऊँगा ताकि आसानी रहे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब समरी को। तो देखो, वर्टिब्रेट सर्कुलेट ब्लड a fluid connective tissue in their body to transport essential substance to the cell and to carry waste substance from there. Another fluid, lymph tissue fluid बोलते हैं, is also used to transport certain substance। ठीक है, ये सब कॉमन बातें हैं, मैं मार्क करूँगा इसमें वही चीज़ जो एक्स्ट्रा उसके बाहर से है, ठीक है, जो इसमें से समरी में दिया है उसमें नहीं दिया है। ब्लड कंप्राइजेज ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, रेड ब्लड सेल आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, कंस्टिट्यूट द फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, ब्लड ऑफ द ह्यूमन आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू ए बी एंड ओ सिस्टम based on the presence or absence of two surface antigen A and B on the RBC, and another blood grouping is done on the basis of presence and absence of another antigen, जिसको हम लोग रिसस फैक्टर बोलते हैं। देखो RH को रिसस फैक्टर यहाँ पे लिख दिया, वहाँ नहीं लिखा है शायद, रिसस फैक्टर RH बोलेंगे, ठीक है। RH फैक्टर वहाँ पे बोल रहा था, यहाँ रिसस मंकी की वजह से निकल रहा था, तो रिसस फैक्टर वहाँ नहीं बोला था, रिसस मंकी का नाम लिया था, लेकिन RH का मतलब होता है रिसस, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा आ गया, द स्पेस बिटवीन सेल्स ऑफ द टिश्यू कंटेन अ फ्लूइड डेराइव्ड फ्रॉम ब्लड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। दिस फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ब्लड एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द, देखो लिम्फ जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ब्लड के, मैं बता चुका हूँ, पूरा कंपैरिजन करा चुका हूँ भाई, लिम्फ का हर चीज़ का कंपैरिजन, लिम्फ और ब्लड का मैं लिखवा चुका हूँ बाकायदा, कि इसमें CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है ज़्यादा, इसमें CO2 का ट्रांसपोर्ट कम होता है, लिम्फ में ज़्यादा होता है, इसमें RBC एब्सेंट होता है, इसीलिए कलरलेस होता है, सब चीज़ लिखवाया हुआ हूँ पिछले वीडियो में डिटेल में। अभी बायोहैक आएगा उसमें भी मैं बताऊँगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि बता चुका हूँ। उसके बाद देखो, दिस फ्लूइड lymph is almost similar to the blood except for the protein content and the formed element। अब देखो मार्क करना इसलिए ज़रूरी है कि लिम्फ जो आता है ऑलमोस्ट सिमिलर टू ब्लड एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन कंटेंट एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ नहीं दिया हुआ है कि RBC इसमें नहीं होता है। मैंने ये तो लिखा हुआ है कि RBC नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन कंटेंट की बात नहीं हुई है वहाँ पे, तो एक चीज़ इसको करके और यहाँ पर भी मार्क करो।
उसके बाद देखो all vertebrate and few invertebrate have closed circulatory system. Our circulatory system consists of a muscular pumping organ heart, a network of vessel and fluid blood. Heart has 2 arteria and 2 ventricle. Cardiac musculature is auto excitable, ठीक है। उसके बाद देखो कार्डियक मस्कुलेचर ऑटो एक्साइटेबल होता है। साइनोएट्रियल नोड जनरेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, जो कि 70 से 75 होता है, इसलिए 72 बीट हम लोग का एवरेज निकलता है, ठीक है। एंड एक्शन पोटेंशियल कॉजेज एंड देयर फॉर इट सेट्स द पेस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ब्लड, इसीलिए उसको हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। द एक्शन पोटेंशियल कॉजेज एट्रिया एंड देन द वेंट्रिकल्स टू अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोल, देखो यहाँ लिख दिया। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल, फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, जिसको हम बोलेंगे डायस्टोल। द सिस्टोल फोर्सेज द ब्लड टू मूव फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द ऑर्टा, ठीक है। द कार्डियक साइकिल इज फॉर्म्ड बाय सीक्वेंस इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड एंड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ये भी बता चुका हूँ मैं अच्छे से कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। ए हार्ट पर्सन shows 72 such cycles per minute. About 70 ml of blood is pumped out of each ventricle during the cardiac cycle and each is called the stroke or beat volume. ये भी पीछे लिखा हुआ है, यहाँ तुम देख सकते हो खुद ही कि स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है, जो कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 70 ml मैंने मार्क भी किया हुआ है। और कार्डियक आउटपुट के बारे में बताया हुआ है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट भी बोल सकते हैं इसको आराम से। उसके बाद देखो इधर आ जाओ नीचे 70 ml जो होता है अपना स्ट्रोक वॉल्यूम बीट वॉल्यूम होता है। उसके देखो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, ये भी बता चुका हूँ। एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। जस्ट अभी बताया कि कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि तुम्हारा निकल के क्या आता है अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर और 6 लीटर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दिया है 5 लीटर, तो इसको अप्रॉक्स 5 लीटर वहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिख दिया है, तो इसको मार्क कर दो। कार्डियक आउटपुट जो होगा तुम्हारा, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट अप्रॉक्स 5 लीटर, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, अब आ जाओ ईसीजी पे। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द बॉडी सरफेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उसका रीडिंग है, समझे, ये याद रखना है तुमको, विच इज़ ए क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। वी हैव कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, 2 सर्कुलेटरी पाथवे नेमिंग पल्मोनरी और सिस्टमिक एट प्रेजेंट, ठीक है। अभी तक यही है, अब आगे कुछ भी हो सकता है, ये भगवान जानते हैं, ठीक है। द पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट बाय पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय राइट वेंट्रिकल विच इज कैरिड टू द लंग्स वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम। आसान था। द सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट विद द पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड by the left ventricle to the aorta which is carried by all body parts of the tissue and deoxygenated blood from there by collected by the veins and returned to the right atrium, ठीक है। through the heart is auto excitable, its function can be moderated by neural and hormonal mechanism। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार मार्क कर लो। हार्मोनल नहीं लिखा हुआ था, वैसे लिखा हुआ तो था हार्मोन, कौन सा हार्मोन लिखा हुआ था बताओ, एड्रीनलिन हार्मोन के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग क्या करेंगे, ये तो नहीं करेंगे क्योंकि ये देखो ये सब जो है ना, ये बस मैं बता देता हूँ कि ऐसा ही है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। इसको करने से अच्छा है कि जो क्वेश्चन हो नीट का वो कर लो, ठीक है। PYQ 36 ईयर्स, कितने भी साल का, प्रीवियस 10 साल के भी लगा दोगे ना बहुत है, 5 साल के भी लगा लो बहुत है। पिछले 5 साल के PYQ अगर तुम बोलोगे तो मैं करा दूंगा हर चैप्टर का 5 साल का PYQ और बायोहैक। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। एंड अगले पार्ट में अभी आ रहा है बायोहैक पूरा, फुल बायोहैक आएगा, कोई उसमें कटौती नहीं होगी, पूरी बायोहैक एक साथ आएगी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। इस वाले पार्ट का मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट वो डाल ही रहा हूँ, उसमें तुम देख लेना आराम से। तब तक के लिए ओके बाय। एंड मेरा फ़ोन बच गया था अभी, तो चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म। एंड थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।